हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स सेटअप प्लेटफॉर्म। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज आपकी नई यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को जोड़कर, दोनों फैक्टर्स को जोड़कर जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल का टोटल, इंटरनल और एक्सटर्नल का टोटल जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। इट रिफर्स टू द कंडीशन, फोर्सेस, इवेंट, सिचुएशंस विद इन विच बिजनेस एंटरप्राइजेस हैव टू ऑपरेट। ये एक इस तरीके की कंडीशन है, एक फोर्स है, एक इवेंट, एक सिचुएशन है जहां पर बिजनेसेस को, इंटरप्राइजेस को ऑपरेट करना पड़ता है। Business environment refers to different forces or surrounding that affect business operations. Such forces include customers, competitors, suppliers, distribution, industry, trends, substitutes, regulations, government activities, economy, demographics, social and cultural factors. यानी अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो वो सारे आसपास के फैक्टर्स और फोर्सेस जो आपके बिजनेस ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कस्टमर्स है, कॉम्पिटिटर्स है, सप्लायर है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स है, गवर्नमेंट है, इकोनॉमी है, सोशियो कल्चर फैक्टर्स हैं, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी है। ये सब कुछ जो भी बिजनेस को अफेक्ट करे, जितने फैक्टर्स, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस एनवायरनमेंट। Business environment has a direct relationship with the business organization as they interact and transact with its environment. दोनों का ही साथ में चलता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट दोनों ही साथ में चलते हैं क्योंकि दोनों का इंटरेक्शन साथ में होता है। ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को ही टैकल करना पड़ता है। इंटरनल का मतलब आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, एक्सटर्नल का मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी और आपका थ्रेट। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवेंट्स, कंडीशंस अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज विच इम्पैक्ट बिजनेस, दस मेकिंग द बिजनेस कॉम्प्लेक्स। अगर मैं बात करूं एनवायरनमेंट कंसिस्ट, यानी एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, जिसमें मैंने आपको भी बताया। अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, आपकी कस्टमर है, सप्लायर है, टेक्नोलॉजी, बहुत सब कुछ होता है। इसीलिए सारे के सारे सोर्सेज क्या करते हैं, बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, जिससे बिजनेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है बिजनेस हैंडल करना। दूसरा पॉइंट है आपका इंटरडिपेंडेंस। फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट लाइक सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, कल्चरल एक्सेट्रा आर इंटरडिपेंडेंट। अगर जो जो फैक्टर्स हैं सब आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सोशल लगा लो, चाहे कस्टमर लगा लो, सप्लायर, कहीं ना कहीं घूम फिर के ये लोग जो है एक साथ ही हैं। यानी अगर मैं बात करूँ, आपकी कोई कंट्री है जो जो रिच कंट्री है जिसमें फाइनेंस बहुत ज़्यादा है, तो उनके पास पैसा ज़्यादा है, तो वो रिसर्च और डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा खर्चा कर सकते हैं। तो यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ को जोड़ती है, दैट इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस। ठीक है। फिर आता है आपका डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक एज इट कीप्स चेंजिंग इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर। देखो, जैसे हमारी जिंदगी में परिवर्तन होता है वैसे बिजनेस भी डायनेमिक है। बिजनेस एनवायरनमेंट भी चेंज होता रहता है। ये आए दिन कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ सकती है, कंज्यूमर का टेस्ट बदल सकता है, नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ सकते हैं। जैसे हमारी जिंदगी जो है परिवर्तन पे चलती है, कुछ ना कुछ नया चेंज हमारी जिंदगी में होता ही रहता है। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट भी डायनेमिक है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है। तभी तो डिफिकल्ट होता है, तभी तो कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं इसको, क्योंकि हर चीज, जो चीज हर दिन बदले उसको समझना बहुत मुश्किल है। फिर होता है अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये चेंज होता रहता है। दूसरी चीज ये अनसर्टेन है। अनसर्टेन है कल को, जैसे आपकी जिंदगी क्या है, आपकी जिंदगी भी तो अनसर्टेन है ना। कल को आपके साथ क्या हो जाए आपको खुद नहीं पता, तो बिजनेस में भी यही चीज है, अनसर्टेन है, कल को क्या हो जाए नहीं पता, तो बहुत डिफिकल्ट है कि आप फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको प्रेडिक्ट करें। फिर होता है आपका रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट एज इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन। देखो, रिलेटिविटी का मतलब जैसे हर घर में हर घर का माहौल अलग होता है ना, वैसे बिजनेस एनवायरनमेंट भी हर बिजनेस में अलग अलग होता है। सपोज करिए किसी की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसका एनवायरनमेंट अलग होगा, किसी की सर्विस इंडस्ट्री है उसका अलग होगा, आपके घर में अलग माहौल है, दूसरे के घर में अलग माहौल है ना। तो वैसे बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव होता है, हर कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन अलग होता है। अगर मैं बात करूँ, हमारे इंडिया में साड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, साड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं दूसरे कंट्री की बात करूँ, क्या चाइना, कोरिया, अमेरिका में, वहाँ पे लोग साड़ी जानते भी नहीं है। तो कंपेरेटिवली हमारे यहाँ पे साड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट होता है, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन अलग अलग होता है।
होता ज़रूर है लेकिन। फिर होता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट इंडिविजुअल इंटरप्राइजेस डायरेक्टली एंड इमीडिएटली, वेयर जनरल फोर्सेस हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल द बिजनेस एंटरप्राइजेस। देखो स्पेसिफिक का मतलब सिंगल फोर्सेस, जैसे आपके कस्टमर, सप्लायर, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस को अफेक्ट करते हैं। लेकिन जनरल फोर्सेस जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये पूरे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। फिर है आपका फोरकास्टिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल डेवलपमेंट्स। देखो मेनी डेवलपमेंट सच एज इंटरेस्ट रेट्स, फ्लक्चुएशंस, रेट ऑफ इन्फ्लेशन आर वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, विच मेक डिफिकल्ट टू मेंटेन बिजनेस एनवायरमेंट। देखो हर जगह ना फोरकास्टिंग नहीं कर पाते हम लोग। जरूरी नहीं है कि आप हर फील्ड में ही आप जो है इंटेलिजेंट हो। अब जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, महंगाई घट रही है, तो इसके बेसिस पे बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम जाके जो है ना फ्यूचर फोरकास्टिंग करें, आगे तक का सोच के चले कि नहीं हम आगे तक का सोच के चलते ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। Awareness of environment helps an enterprises to take advantage of early opportunity instead of losing them to competitors. अच्छा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपने सुना होगा, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। कहते हैं ना, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज वही चीज़ है। अगर आपको एनवायरनमेंट की नॉलेज है और आप अवेयर हो कि भाई क्या क्या चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में हो रही है, टेक्नोलॉजी कब बढ़ रही है, कस्टमर के क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनको अब क्या पसंद आ रहा है, अगर आप सब कुछ अवेयर हो इस चीज़ों से, तो आप अपॉर्चुनिटी सबसे पहले पकड़ोगे जाकर, ना कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स से लूज कर जाओ। कहते हैं ना, जो पहले आए पहले। अगर आपने देख लिया कि भाई लड़कियों के अंदर आजकल बड़ा ट्रेंड आ रहा है कि वो कोरियन ड्रेसेस बहुत ज्यादा पहनती हैं, कोरियन कपड़े लूज लूज वाले, फटाक से आपने तुरंत अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया और आपने वैसे ही कपड़े बनाने शुरू कर दिए। तो यानी तब आप फायदा उठा सकते हो, अगर आप सब अवेयर हो तो पहला फायदा आप उठा सकते हो। जैसे जो भंडारा होता था तो सबसे पहले जाता है और सबसे पहले उसको प्रसाद मिलता है, तो वही वाली चीज है कि जो सबसे पहले रेडी रहेगा उसको ही एडवांटेज मिलने वाला है अपने कॉम्पिटिटर से। और अगर आप सोते रह गए तो फिर कॉम्पिटिटर्स उठा के ले जाएंगे आपकी अपॉर्चुनिटी और आप बैठे रह जाएंगे। जैसे कि स्मॉल कार की, अगर जैसे छोटी छोटी कारों की बात करूँ ना, तो मारुति उद्योग जो था ना, सबसे पहला लीडर ऐसा बन गया था जो स्मॉल कार का बनाने वाला था, और कोई आ भी नहीं पाया था मार्केट में। फिर है अर्ली वार्निंग सिग्नल। एनवायरमेंटल अवेयरनेस सर्व्स एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल। It makes a firm aware of the future threat or crisis so that the firm can take timely action to minimize the adverse effect. जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप अपनी आंख कान दोनों खुले रखते हो तो आपको आने वाला खतरा भी पता चल जाएगा, आपको आने वाली अपॉर्चुनिटी भी पता चल जाएगी। इसलिए कहते हैं एनवायरमेंटल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इससे आपको सिग्नल मिल जाएगा, आपको फ्यूचर के बारे में पता चल जाएगा कि आगे ये मुसीबत हो सकती है, या आगे ये थ्रेट हो सकता है, आगे ये वाली क्राइसिस हो सकती है। तो आप टाइम आने पर अपना बचाव कर सकते हैं बिजनेस। ठीक है, टाइम आने पर अपना बचाव बिजनेस यहाँ पे कर सकती है, कम से कम कोशिश करती है कि उस इफेक्ट को कम करा जा सके। फिर है आपका कस्टमर फोकस। एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग मेक्स द मैनेजमेंट सेंसिटिव टू द चेंजिंग नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम कंज्यूमर के बदले हुए व्यवहारों को, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकें। है ना भाई? इसीलिए तो चेंज है। और क्या क्यों चेंज है? क्योंकि हमें पता है कस्टमर्स बहुत कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो अगर हमें एनवायरमेंटल स्टैंडिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, तो हम उनके बदलाव के हिसाब से हम अपने में भी बदलाव कर सकते हैं। जैसे कस्टमर में फोकस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Strategy formulation. Environmental monitoring provides relevant information about the business opportunity on the basis of which firm makes their strategy. देखो सिंपल सी बात है, अगर आप डेली टू डेली इन्वायरमेंट मॉनिटर करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल जाएगा। उसके बेसिस पर आप स्ट्रेटजी बना सकते हो, आप पॉलिसी बना सकते हो। अब आपको कोई चीज़ें पता चल रही है कि भाई आज के टाइम पे जो है वो टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा चल रहा है, आईटीसी ट्रैवल में बहुत ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से अपना जो है एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, अपना कंपनी में कुछ नया लाके लोगों को दिखा सकते हो, स्ट्रैटेजी बना सकते हो उनके हिसाब से। चलो फिर है पब्लिक इमेज। अ बिजनेस फर्म कैन इंप्रूव इट्स इमेज बाय शोइंग दैट इट इज सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्सिवनेस एज पर द नीड ऑफ कस्टमर। देखो भाई, अपनी इम्प्रूव भी तो कर सकते हो अपनी इमेज। बिजनेस जो है वो अपनी इज्जत बचा सकती है, अपनी इमेज अच्छी कर सकती है लोगों की नज़र में।
वो ये दिखाती है कि देखो हम अपने एनवायरनमेंट के प्रति भी बहुत अच्छे हैं, हम पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम सेव कर रहे हैं ट्रीज को, हम अपने फायदे के लिए पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, साथ ही साथ हम आपकी ज़रूरतें यानी कस्टमर की ज़रूरतों को भी पूरा भरपूर जवाब दे रहे हैं, उनकी भी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। इससे आपकी इमेज अच्छी बनेगी। और ये कब पॉसिबल है? जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आपको पता हो। फिर है आपका कंटिन्यूस लर्निंग। एनवायरमेंटल एनालिसिस सर्व एज ब्रॉड एंड ऑनगोइंग एजुकेशन फॉर बिजनेस एग्जीक्यूटिव सो दैट दे कैन रिएक्ट इन एन अप्रोप्रिएट मैनर टू द चेंजिंग सिनेरियोज एंड देयरबाय इंक्रीज द सक्सेस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। देखो सिंपल सी बात है, एनवायरमेंटल एनालिसिस जो है अगर आप करते हो तो इससे जो है आपको ही सीखने को मिलता है। इससे क्या है, आप ही एजुकेट होते हो, आपके बिजनेस एग्जीक्यूटिव एजुकेट होते हैं, सो वो उस तरीके से रिएक्ट कर पाएंगे जिस तरीके से चीजें चेंज होंगी, और आपका सक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। कंटिन्यूस लर्निंग, आप रोज सीख रहे हो, जैसे अभी आप सीख रहे हो कि अच्छा लड़कियों को मेकअप ज्यादा पसंद आ रहा है, कौन सी चीजें वो ज्यादा यूज कर रही हैं। मैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट लेके चल रही हूँ, पूरे मार्केट को लेके नहीं चल रही हूँ। सपोज गर्ल्स का है तो अभी कोरियन ट्रेंड चल रहा है, तो कोरियन ड्रेसेस ये लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आपको नॉलेज होगी, आप सीखोगे, तो इससे आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप फिर सीख जाते हो ये सिचुएशन के साथ कैसे चेंज किया होता है। कहते हैं ना, लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं ना कंटिन्यूस लर्निंग, आप क्या कर रहे हो इस जिंदगी में? इस जिंदगी में आप सीख ही तो रहे हो। और क्यों सीख सीख के क्या करते हो, अपनी लाइफ बेटर बनाते हो। अगर कल को किसी ने आपसे धोखा किया, फ्रॉड किया, तो आप सीख जाते हो कि आगे किसी पे बिलीव नहीं करना। तो अगर आपके सामने सिचुएशन ऐसी आती है तो आप अपने आप को उस तरीके से ढाल लेते हो। लड़कियों को स्पेशली ये चीजें सिखाई जाती हैं उनके मायके में कि आपको ये आना चाहिए, आपको वो भी आना चाहिए, आप ये चीज मत करो, आप गुस्सा मत करो, ताकि आप जब शादी करके जाओ तो इन लॉज के यहाँ आप जो है उसी की तरीके से एडजस्ट हो जाओ जैसे आपके इन लॉज है। वही चीज यहाँ पर बोली गई है कंटिन्यूस लर्निंग। बट ऐसा इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ये चीजें सही हैं। बट ठीक है, पुराने जमानों से जो चीजें चलती आ रही है वही है। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अभी ये आपको लर्न करना है, मतलब रट्टा मार लेना है, क्वेश्चन यही से आएगा। क्वेश्चन यही से आता है, डायरेक्ट आता है कि इंटरनल में कौन सा आता है, माइक्रो में कौन सा आता है, मैक्रो में कौन सा आता है, आप लोग रट लीजिए इसे। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल जो बिजनेस के अंदर अंदर है, एक होता है एक्सटर्नल जो बिजनेस के बाहर है। इंटरनल का मतलब होता है जिसे बिजनेस कंट्रोल कर सकती है, और एक्सटर्नल का मतलब जिसे बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है। इंटरनल के अंदर आते हैं आपके शेयर होल्डर, आपका ऑब्जेक्टिव। भाई आप अपने शेयर होल्डर को जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकते हो, अपना ऑब्जेक्टिव जो चाहे चेंज कर सकते हो। मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, इंटरनल पावर रिलेशन, कंपनी की इमेज, ब्रांड इक्विटी, फिजिकल एसेट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग कैपेबिलिटी। वही मैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करूँ जो आपके कंट्रोल से बाहर होती है। एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो वो है जो आपके बिजनेस के सबसे ज्यादा क्लोज है, और मैक्रो जो दूर है। ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, फाइनेंसर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। ठीक है, ये ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के अंदर माना जाता है। और मैक्रो का मतलब ओवरऑल जो आपके बिजनेस से थोड़ा दूर है, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर। इसको लर्न करने का मैं आपको बताऊंगी टेक्निक क्या है। पॉलिटिकल, नेचुरल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एंड ग्लोबल फैक्टर। चलिए अब आता है एनवायरमेंट स्कैनिंग। The word scanning means to look carefully into or examine. The term environmental scanning in business means to carefully analyzing the various factors influencing the business. अच्छा एक बात बताइए, अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो बादल देख के निकलते हो ना? बादल देख के तो निकलते हो घर से बाहर, की बादल हो रहे हैं नहीं हो रहे, बारिश आएगी नहीं आएगी, उस हिसाब से आप छाता लेके जाते हो अपने साथ। वही एनवायरमेंटल स्कैनिंग है। आप जब कोई चीज करने जाओ तो हमेशा सब करने से पहले आप पहले केयरफुली मार्केट को देख लो। आप ये देख लो केयरफुली, सारे फैक्टर्स को देख लो जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? केयरफुली आपको एनालाइज करना है। केयरफुली आपको ये सारे फैक्टर्स देखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कुछ भी करने से पहले। दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल स्कैनिंग। Environmental scanning is a continuous process. It is a process by which the organization monitor their relevant environment to the identify opportunity and threats affecting their business. ये continuous process है, इसको रोक नहीं सकते, हर टाइम पे आपको जरूरत है, जब भी आप घर से बाहर निकलोगे आपको देखना ही पड़ेगा मौसम। तो ये प्रोसेस है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एनवायरमेंट को देखती है, उसमें से पहचानती है कि कौन सा उनके लिए खतरा है और कौन सा उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। चलिए,
अब नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। इसको आपको लर्न करना है पूरे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सबसे पहले आप अपने स्कैनिंग तो कर रहे हो, हम कैसे स्कैनिंग करेंगे। सबसे पहले बादल देखिए, यानी सबसे पहले फैक्टर्स देखिए, इंटरनल कौन से हैं, एक्सटर्नल कौन से हैं, कौन सा कस्टमर, सप्लायर, सोशियो टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, सब कुछ देख लो। देख लिया। उसके बाद स्कैनिंग एंड सेलेक्टिंग द रेलिवेंट एंड की फैक्टर, यानी अब आपको जो सही सही है उन्हें पकड़ लो और बाकी हटा दो। भाई आपके बिजनेस के नजरिए के हिसाब से जो जो चीजें सही आपको लग रही हैं कि आपके बिजनेस में ये अफेक्ट कर रहा है, उनको तो सेलेक्ट कर लीजिए और बाकी जिससे आपको लेना देना नहीं है उनको आप हटा दो। सपोज करिए अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लो, बाकी आप इकोनॉमिक सोशल हटा दीजिए। ऐसे डिफाइनिंग द वेरिएबल्स फॉर एनालिसिस, यानी अब आपको क्या करना है, अब जो आपने फैक्टर्स निकाले हैं उनके वेरिएबल देखोगे, टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें हैं उनको एनालाइज करो। टेक्नोलॉजी भी तो अपग्रेड कर रहे हैं, तो पर किस चीज के लिए अपग्रेड करना है, क्या क्या दिखना है उसके अंदर। उसके बाद यूजिंग डिफरेंट मैथड टेक्निक्स एंड टूल्स, अब आप डिफरेंट मैथड्स टेक्निक्स यूज करो, जैसे कि स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, और आपका पेसल जो मैं आपको बताने वाली थी कि कैसे याद करना है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल, कौन सा टूल आप यहाँ पे यूज करोगे स्कैन करने के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका फोरकास्टिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब इन्हीं फैक्टर से आप आगे तक का अंदाजा लगाओ कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है इनकी वजह से। फिर आप एक प्रोफाइल तैयार करोगे और लास्ट में आप उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके कंपनी के अंदर रेडी करके दे दोगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्कैनिंग के अंदर स्वॉट एनालिसिस आता है, टेक्निक है। SWOT analysis is structure planning method used to evaluate the strength, weakness, opportunity and threat involved in a project or a business venture. SWOT analysis एक मेथड है जिसमें आप पता लगा सकते हो कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, जो प्रोजेक्ट आप करना चाह रहे हो, उसमें क्या क्या कमजोरी है, क्या ताकत है आपकी, क्या क्या उसमें अपॉर्चुनिटी और क्या क्या उसमें रिस्क है, उस प्रोजेक्ट में आप देखोगे इस मेथड के थ्रू। It involves the specifying the objective of the business venture or project and identify the internal and external factors that are favorable and unfavorable to the achieve the goal or objective. अब इसके अंदर जो है आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सा इंटरनल फैक्टर है, कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर है, जो कि हमारे लिए हमारे गोल को अचीव करने के लिए कौन सा फेवरेबल रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। अच्छा, अब आपको इसमें याद क्या करना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड, एक तो फॉर्मूला याद करना है। और अगर मैं बात करूँ ऊपर वाली बात, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस, स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके इंटरनल होते हैं बेटा, क्योंकि आपकी ताकत और आपकी कमजोरी आपके अंदर ही है। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होता है आपका एक्सटर्नल। अगर स्ट्रेंथ है, अगर आपको लगता है कि हम लोग जो है टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं, तो फिर स्ट्रेंथ है तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, लेकिन आपको लगता है टेक्नोलॉजी में नहीं है तो वीकनेस है फिर आपकी, ठीक है। और यही चीज अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ अच्छा करने के लिए, आपको प्रोजेक्ट अच्छा मिल रहा है, तो आप अपॉर्चुनिटी को ले लीजिए, लेकिन अगर आपको रिस्क लग रहा है, थ्रेट है, तो फिर आप हटा दीजिए उसको। ये आपको याद रखना है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसे हम मैक्रो भी बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, इसको लर्न करने का तरीका है आपको पेसल, PESTEL, पेसल। पेसल का मतलब P से पॉलिटिकल, E से इकोनॉमिक, S से सोशल, T से टेक्नोलॉजिकल, E से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सॉरी, L फॉर लीगल। ये आपको याद रखना है। दो तीन एक्स्ट्रा भी होते हैं जैसे नेचुरल हो गया, बट वो इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है आपके सामने पेसल, ठीक है। पेस्टल बोल सकते हैं, पेसल बोल सकते हैं, एनीथिंग। अब देखो यहाँ पर पॉलिटिकल, अब आपकी कंपनी को, बिजनेस को पॉलिटिकली किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। पॉलिटिकल बिल्कुल कर सकता है मैम, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट ऐसी ऐसी पॉलिसीज बना सकती है कि आप इससे ज़्यादा नहीं बना सकते, इससे ज़्यादा आप रॉ मटेरियल ले नहीं सकते, रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है, आपको सब्सिडी भी दे सकती है। सपोज करिए जहाँ आपने अपना खोला हुआ है फैक्ट्री, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी करा दें वहाँ पे, ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। तो पॉलिटिकल रीजन तो है। और अगर वही एक देश दूसरे देश के साथ पॉलिटिकली अच्छा नहीं है, तो फिर आप अपना व्यापार इंटरनेशनल नहीं ले जा सकते, तो वो भी गड़बड़ वाली बात हो गई है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है। करप्शन है तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है आपकी, टैक्स पॉलिसी, टैक्स आपसे ज्यादा ले रहे हैं, टैक्स में आपको छूट मिल रही है, ठीक है। लेबर लॉस क्या है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस क्या है, सपोज करिए आपने आप पे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है कि जो है इंडिया एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी, इम्पोर्ट ही नहीं कर पाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो पॉलिटिकल तो बहुत जरूरी जरूरी है, ठीक है। फिर आपका आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, एक्सचेंज रेट है, इन्फ्लेशन रेट है, डिस्पोजेबल इनकम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इकोनॉमिक मतलब आपका पूरा जो देश है, आपकी जीडीपी, आपका महंगाई रेट कितना चल रहा है, आपके पास कितना पैसा है खर्च करने के लिए, बेरोजगारी कितनी है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है इकोनॉमिक के अंदर।
फिर आपका आता है सोशल। सोशल के अंदर आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन, करियर, एटीट्यूड, सेफ्टी, हेल्थ कॉन्शियसनेस, लाइफस्टाइल, कल्चरल बैरियर्स। अब सोशल की बात करें तो सोशल के अंदर आपकी पॉपुलेशन कितनी है, उसके हिसाब से बिजनेस काम करेगा। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, है ना। किस एज के हिसाब से आप लोग बना रहे हो, बच्चों के लिए, मिडिल के लिए बना रहे हो, एडल्ट के लिए बना रहे हो, ठीक है। करियर कैसा है, हेल्थ कॉन्शियसनेस कितना है हमारी कंट्री में, ये सब भी देखना पड़ता है। उसके हिसाब से प्रोडक्ट आजकल बनने लगे हैं। आजकल लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है ना, कीटो डाइट वगैरह करते हैं, तो उसके हिसाब से उनका डाइट अलग, उनका खाना अलग है, ठीक है। लाइफ स्टाइल, कल्चरल वेरिएंट सोशल के अंदर आते हैं। फिर है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी में आपके टेक्नोलॉजिकल इंसेंटिव्स, लेवल्स ऑफ इनोवेशन, ऑटोमेशन, R&D एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, अवेयरनेस। भाई आपको, आपके पास कितनी मशीनरीज हैं, आप लोग कितने आगे हो एडवांस। वैसे देखा जाए तो हम लोग बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, ठीक है। तो कितना है, किस तरीके का इनोवेशन आप लोग कर रहे हो, कितना पैसा खर्च हो रहा है टेक्नोलॉजी में, कितना ऑटोमेशन, कितना आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कर रहे हो, कितना अवेयरनेस है आप लोगों के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर, ये भी आपका कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। पूरे इंडिया को ही करेगा, पूरे बिजनेस को करेगा, ठीक है। फिर आपका आ जाता है इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल जिसे बोलते हैं, जहाँ पे आप वेदर वगैरह देखते हो, एनवायरमेंटल पॉलिसीज देखते हो, प्रेशर फ्रॉम एनजीओज। यानी आप यहाँ पे सीधे देखते हो कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप हार्म ना करो, एनवायरमेंटल पॉलिसीज को फॉलो करो, आप पॉल्यूशन ना हो, आप अकॉर्डिंग टू द नेचर आपको चीजें बनानी पड़ेगी, क्योंकि एनजीओ है तुरंत आ जाएगी भाई आप लोगों की क्लास लेने अगर आपने अगेंस्ट कुछ ऐसा काम किया तो। लास्ट आपका लीगल। देखो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, बहुत सारे लीगल राइट्स बनाए गए हुए हैं, ठीक है। जैसे डिस्क्रिमिनेशन लॉज बने हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट का लॉ है, आप लोगों के साथ, आप अपने लेबर के साथ जो है वो भेदभाव नहीं कर सकते, उनको एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते उनके साथ, क्योंकि उनके लिए लॉज बनाए गए हैं। कंज्यूमर के साथ नहीं कर सकते आप, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ बना हुआ है। अगर आपने कुछ भी कंज्यूमर के साथ, अगर आपने फेयर और ट्रांसपेरेंसी नहीं करी तो फिर आपके लिए नुकसान हो सकता है यहाँ पे। कॉपीराइट, पेटेंट लॉज बनाए गए हुए हैं ताकि आप किसी की कॉपी ना करो, किसी का इन्वेंशन आप कॉपी ना कर लो। सेफ्टी लॉज बनाए हुए हैं कि प्रोडक्ट हमेशा सेफ्टी के अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है। लेबर की सेफ्टी होनी चाहिए, एनवायरमेंटल की सेफ्टी होनी चाहिए, प्रोडक्ट में आप जो बना रहे हो उससे किसी को हार्म ना हो। यानी सब चीज के लिए लॉज बनाए हुए हैं जो बिजनेस को फॉलो करने ही पड़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन refers to economic policies where a certain currency unit ceases to be recognized or used as a form of legal tender. In other words, currency unit loses its legal tender status as new one comes into circulation. देखो डिमोनेटाइजेशन का सिंपल सा मतलब है, जो आपकी लीगल पैसा था जो आप लोग यूज कर रहे थे करेंसी, उसका बंद हो जाना, ठीक है। करेंसी ने अपनी वैल्यू खो दी, लीगल वैल्यू खो दी है, अब वो मार्केट में सर्कुलेट नहीं होगा। The currency unit has been demonetized, is withdrawn from circulation. During the implementation of policy, currency unit has lost its status as a legal tender, is deposit with the bank or other authorized financial institution replaced with unit have a legal tender status. जो भी आपका पैसा था वो बंद हो चुका है, उसकी यूनिट खत्म हो चुकी है, उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। अब उसको बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोगों ने जमा किया था और उसके बदले में नया इश्यू करेंसी करेंसी आपको दी गई थी, ठीक है। Demonetization can also be refers to as a process of moving people from cash based system to cashless. देखो एक तरीके से डिमोनेटाइजेशन को ये भी बोला जाता है कि एक प्रोसेस है जहाँ पे लोगों को कैश से हटाकर डिजिटल कैशलेस में लेकर गए, कि आप लोग जो है वो डिजिटल पेमेंट को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए हमने ऐसा किया था। क्योंकि हार्ड कैश इज अ प्रैक्टिस नॉट एनकरेज बाई गवर्नमेंट एज वेल एज, गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि आप लोग कैश लेके घूमो, आप लोग कैशलेस होके घूमो, ठीक है। और ये इसीलिए लोगों के लिए था कि ताकि लोग जो है वो मोस्टली भी लोग जो है वो कैश के साथ ही डील करते थे। सो कीपिंग कैश आउट ऑफ बैंक रिड्यूसेस द डिपॉजिट बेस ऑफ द बैंक एंड फोर्सेस गवर्नमेंट टू सिक्योर फंडिंग। यानी सिंपल सी बात है, इससे कुछ फायदे भी बताए गए हैं और इसका कुछ नुकसान भी बताया गया है। अब इसके फायदे देख लेते हैं। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो इसका सबसे पहला एडवांटेज है आपका इरिटिकेट द यूज ऑफ फेक करेंसी। भाई जो लोग नकली बिजनेस, नकली व्यापार कर रहे थे, जिनके पास नकली नोटों का बिजनेस आप लोगों को पता होगा, तो उससे क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन से उनका व्यापार ठप हो गया। मतलब ये अच्छी चीज हुई। ओल्ड करेंसी, विड्रॉ ऑफ ओल्ड करेंसी एंड ब्रिंग अनअकाउंटेड मनी बैक इनटू द बैंकिंग सिस्टम बाय कंसिडरिंग इंक्रीज इन द बैंक डिपॉजिट। विद दिस आइडल मनी बिकम्स प्रोडक्टिव। यानी जो भी लोगों ने छुपा के कैश रखे हुए थे, अब उन लोगों ने सबने आके जमा करे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब जो घर में पड़ा हुआ पैसा बेकार हो रहा था अब वो प्रोडक्टिव हो गया है, यूजफुल हो गया है। एनकरेज द डिजिटल पेमेंट मोड्स टू रीच द टारगेट ऑफ कैशलेस सोसाइटी। अब डिजिटल पेमेंट मोड ज्यादा लोग करने लगे हैं इसी वजह से।
रिडक्शन ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, काला बाजारी, इलीगल चीजें कम हो गई हैं इसकी वजह से। और साथ ही साथ रिड्यूस टैक्स अवॉइडेंस बाय एनकरेजिंग द हायर टैक्स पेमेंट। अब इससे आप टैक्स अवॉइड नहीं कर सकते हो, इसकी वजह से अब आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, तो सरकार के लिए फायदा बोला गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके कुछ डिसएडवांटेज भी बताए गए थे। डिसएडवांटेज में ये बताया गया था कि इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक, बहुत परेशानी हुई है लोगों को अरेंज करने में उस टाइम पे। ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट टू द नेशन, नेशन के लिए बहुत भारी खर्चा हो गया, क्योंकि नई करेंसी बनाना, उसको छापना, इतने पैसे, वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ा उन्हें। ठीक है। डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज बीच में डिस्टर्ब हो चुकी थी, कैश नहीं था, कुछ नहीं था, उनका काम रुक गया था। सेल्स कम हो गई थी, पर्टिकुलरली जो कैश बेस्ड सेल होती है वो कम हो गया था। लेबर वेजेस पेमेंट इश्यूज हो गए थे कि लेबर वेजेस को क्या कैसे पेमेंट किया जाए। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिंटिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ न्यू करेंसी, नई करेंसी का प्रिंटिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत महंगा हो गया था। और साथ ही साथ जो स्मॉल स्केल बिजनेस थे ना, छोटे छोटे, जो हमेशा कैश से ही बेचारे अपना बिजनेस करते थे, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए, अब आता है एम्स एंड फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन के फीचर्स ही थे कि भाई कैशलेस इकोनॉमी हो जाए, टैक्स टैक्स की चोरी रुक जाए, और आपकी जो सेविंग्स है वो अच्छी तरीके से यूज की जाए। ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य था। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। इम्पैक्ट क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो इंडिया का जो ये मूव था टू कर्ब ब्लैक मनी, काउंटर फीट करेंसीज एंड टेरर फंडिंग एंड propel द इकोनॉमी टुवर्ड्स ग्रोथ एंड ट्रांसपेरेंसी। सबसे पहले तो इसका मेन मूव यही था कि काला बाजारी रुक जाए, टेरर फंडिंग रुक जाए, और हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ की तरफ बढ़े, ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़े। तो उससे सबसे पहले आया बूस्ट सेविंग। यानी बूस्ट सेविंग का मतलब हो गया कि अब लोगों ने सारे पैसे बैंक में जमा करने शुरू कर दिए थे उसके बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद। ठीक है। और उसके उसके हिसाब से अब लोगों ने सेव करना ज्यादा शुरू कर दिया था। तो बैंक्स में ज्यादा पैसा आ गया था, जिसकी वजह से क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ गई थी। यानी अब बैंक के पास बहुत सारा पैसा था लोगों को लोन देने के लिए, बिजनेसेस को लोन देने के लिए, ताकि वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये फायदा था। फिर है जीडीपी ग्रोथ। ऑब्वियसली सी बात है, फॉर्मल इकोनॉमी गॉट अ बूस्ट एज मोर ट्रांजेक्शन केम इनटू बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे थे, उससे आपकी जीडीपी बढ़ी, आपका बूस्ट आया। ठीक है। टैक्स ज्यादा कलेक्ट हो रहे थे। ठीक है। तो इससे क्या होता है, ग्रोथ बढ़ी। फिर आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के अंदर ना ट्रांसपेरेंसी आ गई, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन कम हो गए। तो इससे क्या हुआ, प्राइस सही से हो रहा था, लोगों का विश्वास बढ़ा रियल एस्टेट की तरफ, और प्रॉपर्टी डीलिंग जो होती थी वो सही तरीके से होने लगी, ट्रांसपेरेंसी के थ्रू होने लगी, ट्रांसपेरेंट होने लगी। एफएमसीजी सेक्टर विटनेस अ टेम्पररी स्लो डाउन ड्यू टू द कैश क्रंच। बट यहाँ पे एक नुकसान हुआ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के लिए। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वही होते हैं जो डेली आप खरीदते हो, चाय, ब्रेड, बिस्किट, ये सब जो बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एफएमसीजी। इनके इनके में देखा गया कि बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पे स्लो हो गया, इनका प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो गया। लेकिन धीरे धीरे जब डिजिटल पेमेंट हुआ है ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ी सी इसमें ग्रोथ बाद में आई। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आई थी इनके पास। फिर है गोल्ड। गोल्ड, ऐसा हुआ कि जो गोल्ड की डिमांड थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी जब डिमोनेटाइजेशन के बाद से, क्योंकि लोगों को सेविंग्स का कदर ज्यादा होने लगी, लोग सेव ज्यादा करने लगे। तो इससे क्या हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट में यहाँ पे हेल्प मिली लोगों को। यहाँ पे आपका इंपोर्ट कम हो गया, क्योंकि आप खरीद नहीं रहे हो, क्योंकि भाई गोल्ड आप खरीद नहीं रहे हो तो हम भी नहीं ले रहे, इंपोर्ट कम हो जाएगा यहाँ से। तो इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट्स को नैरो करने में बहुत हेल्प मिली है हमें। ठीक है। तो डिमांड, गोल्ड की डिमांड कम हो गई थी। लेकिन ऑटोमोबाइल जो सेक्टर्स थे उनके में यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला था, कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स थे उनके जो है ना वो लोअर सेल्स होने लगी थी। लेकिन फिर जब बाद में डिजिटल पेमेंट वगैरह होने लगे तो फिर ठीक हो गया सिचुएशन। लास्ट में है पेमेंट बैंक्स। यानी डिमोनेटाइजेशन ने सबसे ज्यादा जो है वो डिजिटल पेमेंट को पुश किया था, फाइनेंशियल इंक्लूजन को, कि आप ज्यादा से ज्यादा डिजिटल करो, है ना। तो पेमेंट बैंक का यहाँ पे बड़ा अच्छा रोल था, कि वो जितने भी जो लोग, जो पॉपुलेशन थी, उनको उन लोगों ने कैशलेस ट्रांजेक्शन को सिखाया कि भाई पेमेंट बैंक के थ्रू आप लोग कैश हटाओ, सीधे डिजिटली करो। तो यहाँ पे फायदा हुआ था। फिर आपकी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है 1991 में, एलपीजी, जिसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबरेटिंग द इकोनॉमी, लिबरेटिंग द इकोनॉमी फ्रॉम द रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है सरकार के नियमों से आजादी। पहले सरकार क्या होता था, अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, तो लाइसेंस राज हट गया। गवर्नमेंट का इंटरफेयर, एकदम गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस बहुत कम हो चुके हैं या हट चुके हैं। तो हम आसानी से बिजनेस कर सकते हैं, बाहर भी अंदर भी। ठीक है। तो ये है लिबरलाइजेशन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हुआ है अब।
फिर आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन इट रिफर्स टू द ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर एंड डिक्रीजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। यहाँ पर क्या बोला कि पब्लिक सेक्टर को हटा के प्राइवेट सेक्टर को आगे कर दिया सब कुछ संभालने के लिए, कि आप ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर्स को स्टैब्लिश करो, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बनाओ। फिर आया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल, लेबर अक्रॉस द कंट्री। ग्लोबलाइजेशन का मतलब सारे देश एक हो जाओ, यानी जो सामान है, कैपिटल है, लेबर है, आसानी से वो एक देश से जाके दूसरे देश जाकर कर सकते हैं। तो इससे फ्री ट्रेड हुआ, यानी आपस में व्यापार करना बहुत स्मूथ और फंक्शनिंग हो गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फिर आप ये लास्ट है, ये है थ्योरी पॉटर की, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। ये बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आती है, आपकी माइक्रो के अंदर आती है। पॉटर की 5 फोर्सेस थ्योरी है, यानी ये कंपनी को ये बताती है कि कंपनी का कॉम्पिटिटर और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस करने के लिए ये थ्योरी बनाई गई थी। इसमें ये बोलते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे दूसरे बिजनेस से, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से इतना प्रॉफिटेबल क्यों है, क्या क्या रीजन है। तो सबसे पहले यहाँ पे रीजन आता है, यहाँ पे राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। हम यहाँ पे ये देखते हैं बिजनेस की, भाई मार्केट में ऑलरेडी कितना कंपटीशन है। अगर कंपटीशन ज्यादा है तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। कंपटीशन ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट डेफिनेटली नहीं होने वाला। दूसरा देखते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। लेकिन भाई अगर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स है, ये भी बहुत जरूरी है कि कितने नए लोग आ रहे हैं मार्केट के अंदर। भाई अगर बैरियर है एंट्री में तो फायदा ही फायदा, आप ही राज करोगे। अगर रेस्ट्रिक्शन है कि आसानी से कोई नहीं आ सकता। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बड़े स्केल पे अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको फायदा है। ब्रांड लॉयल्टी, कैपिटल रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्विचिंग कॉस्ट, एक्सेसिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इनसे भी आपको पता चलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट होगा कितना नहीं होगा। फिर अब बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। भाई हमें अब कस्टमर्स भी देखने, कस्टमर किस चीज के लिए, कितने कस्टमर्स हैं आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके बिजनेस के लिए। हर कस्टमर कितनी बार ऑर्डर कर रहा है, आपके कॉम्पिटिटर से कितने अलग हैं। भाई आपका कस्टमर कितना लॉयल है आपसे, आपका कस्टमर कितनी जल्दी स्विच करता है कि भाई नहीं ये वाला नहीं वाला ये वाला प्रोडक्ट लेंगे। या फिर आपका जो कितना प्राइस सेंसिटिव है आपका कस्टमर, यानी अगर आपने प्राइस भी बढ़ा दी तो भी वो आपका सामान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ये चीज। और बायर की एबिलिटी देखनी पड़ती है कि वो सब्सिट्यूट, अगर आपका सामान उसको ज्यादा महंगा लगा वो दूसरे पे स्विच कर जाएगा। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है कि आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इतनी प्रॉफिटेबल क्यों है। थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट, भाई यही तो है ही कि आपके जैसे प्रोडक्ट कितने और मार्केट में अवेलेबल है। नंबर ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल। बायर प्रोपेंसिटी टू सब्सिट्यूट, बायर कितनी जल्दी चाय से कॉफी पर आ रहे हैं, कोका कोला से पेप्सी पर आना है, कोका कोला के प्राइस बढ़े तो पेप्सी खरीदना शुरू कर दिया। आपका सब्सिट्यूट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा भाई, आपके जैसा प्रोडक्ट। ठीक है, स्विचिंग कॉस्ट, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अगर लोग सब्सिट्यूट नहीं कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट है। फिर है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। भाई सप्लायर के पास भी ताकत होती है ना, कितने सारे सप्लायर्स है, अगर कम सप्लायर्स है, कम सामान आपको दे रहे हैं तो वो आपसे फिर ज्यादा चार्ज करेंगे, आपसे ज्यादा चार्ज करेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो यूनिकनेस कितनी है उनके प्रोडक्ट में। लेकिन अगर बहुत सारे सप्लायर्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आप लोग को मिल रहा है, यूनिकनेस नहीं है, तो फिर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा यहाँ पे। लास्ट है आपका यहाँ पर, अच्छा हाँ हो गया, राइवलरी तो मैंने आपको बताई दी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 आपको याद रखना है कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में क्या क्या आता है। बैरियर टू एंट्री, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ब्रांड लॉयल्टी, कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, स्विचिंग कॉस्ट। ज्यादा आपको डीप नहीं जाना है, सिर्फ आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, उनके अंदर अंदर क्या क्या चीजें आती है बस वो याद रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री के अंदर बैरियर्स टू एंट्री होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, ब्रांड की लॉयल्टी होती है, कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है आप लोगों को, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, कितनी जल्दी आप लोग चैनल्स, आपके एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, यानी आपके होलसेलर रिटेलर आपकी चेन कैसे, लोगों तक कितनी जल्दी फास्ट आप पहुंचा पा रहे हो सामान। स्विचिंग कॉस्ट क्या है आपका, एक से दूसरे प्रोडक्ट पे अगर आप स्विच कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट क्या होने वाली है। ऐसे ही बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स में आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स देखना है, साइज ऑफ ईच कस्टमर ऑर्डर देखना है, डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिटर्स देखने हैं, प्राइस सेंसिटिव देखना है, बायर की एबिलिटी टू सब्सिट्यूट, बायर का इन्फॉर्मेशन, बायर के पास कितनी इन्फॉर्मेशन है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप जितना मांगोगे वो उतना आपको दे देंगे। स्विचिंग कॉस्ट यहाँ पे देखनी है। थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स में आपको नंबर ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल, कितने प्रोडक्ट्स आपके जैसे सेम अवेलेबल है मार्केट में। बायर प्रोपेंसिटी टू सब्सिट्यूट देखना है, रिलेटिव प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिट्यूट देखना है, परसीव लेवल ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखना है कि आपका प्रोडक्ट किस चीज से आप दूसरे कॉम्पिटिटर से, भला ही चाय और कॉफी सब्सिट्यूट है पर है तो दोनों में अलग ही ना। चाय का स्वाद कॉफी नहीं दे सकती है, कॉफी का स्वाद चाय नहीं दे सकती, तो ये आपको देखना है कितना डिफरेंशिएशन है, इसमें भी स्विचिंग कॉस्ट है। फिर आपको सप्लायर्स का पावर देखना है, कितने नंबर है, साइज ऑफ सप्लायर्स है, यूनिकनेस कितनी है सप्लायर प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है,
और फिर आपका राइवलरी तो है ही कि मतलब कितने कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, डाइवर्सिटी ऑफ कॉम्पिटिटर्स कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, इंडस्ट्री का कॉन्सेंट्रेशन, इंडस्ट्री की ग्रोथ, क्वालिटी डिफरेंस देखना पड़ेगा भाई, आपका कॉम्पिटिटर आपसे कितना अलग सामान बना रहा है, ब्रांड की लॉयल्टी देखनी पड़ेगी कि ऐसा ना हो कि भला कॉम्पिटिटर कुछ ही बनाए लेकिन आपका ब्रांड इतना फेमस है कि लोग आपका ही खरीदेंगे। बैरियर्स टू एग्जिस्ट देखना है कि कितना आसान है या कितना मुश्किल है कॉम्पिटिशन से बाहर निकलना, स्विचिंग कॉस्ट तो सब में ही आ गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखनी है, ये पोर्टल में बस आपको इतना ही याद रखना है और कुछ भी नहीं है, कि कौन कौन से फैक्टर आपको एनालिसिस करने हैं। जब भी आप बिजनेस करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी ना, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का कितना खतरा है भाई, हमारे बायर्स के पास कितनी ताकत है, हमारे सप्लायर्स के पास कितनी ताकत है, हमारा कंपटीशन कितना तगड़ा है या कितना कमजोर है, बस ये सारी चीज़ें देखनी है। इसी से आप जो है आपका बिजनेस दूसरे के बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, अगर ये सब चीजें सही चले तो, ठीक है। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट था और आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आ गया हो। सिर्फ मेन मेन पढ़िए, यही तक टॉपिक था और ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आएगा, डीप से क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आते हैं। तो चलिए आज का सेशन यही तक था, आई होप आपको सेशन अच्छा लगी, और सेशन अच्छा लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।